हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ये हमारा रेगुलर बैच चल रहा है। ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट सिलेबस नंबर 16 और 22 दोनों के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये बैच है। ये रेगुलर बैच है और इस बैच से हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस का है जो वो खत्म करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे हैं। क्लास नंबर 2 ही है हमारी। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने देखा था, आज लेक्चर नंबर 2 है। 1 में हमने बेसिक बेसिक सी चीजें देखी थी। अच्छा, ये 4 लेक्चर का है ये चैप्टर टोटल, जिसमें से हमने एक लेक्चर खत्म कर लिया। आज सेकंड है, फिर थर्ड होगा अपना, और फिर फोर्थ। फोर्थ लेक्चर इसका लास्ट होगा। हालांकि कॉन्सेप्चुअल लेक्चर इस चैप्टर के लिए 1 और 2 ही हैं। ठीक है, जहां तक लॉस ऑफ स्टॉक की बात है, लॉस ऑफ प्रॉफिट अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। ये लॉस ऑफ स्टॉक के लेक्चर चल रहे हैं आपके। लॉस ऑफ स्टॉक के बाद हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के अंदर दो पॉइंट्स हैं, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही अपन लोगों को करने हैं, बट पहले लॉस ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर 4 क्लासेस हम लोग लेंगे, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बढ़ेंगे। तो अभी फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या किया था आखिरी क्लास में। आखिरी क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये समझा था कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस समझने के बाद ये समझा था कि उस इंश्योरेंस का अपने चैप्टर से क्या लिंक है। तो हमने ये जाना था कि इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड इंश्योरेंस जो होता है वो टू मेक द लॉस गुड के लिए होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी हमें यही बोलता है कि अगर आप मुझे एक छोटा सा अमाउंट दें और कल को आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मैं आपका लॉस कंपनशेट करूंगा या इंडेमनीफाई करूंगा। जो ऐसा बोलता है उसको इंश्योरर बोलते हैं, और जिसके लिए वो ऐसा बोलता है उसको पॉलिसी होल्डर या इंश्योरेंस होल्डर बोलते हैं। हमने ये चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि क्लेम, दो शब्द थे, इंश्योरेंस एंड क्लेम। इंश्योरेंस का शब्द का मतलब हमने समझा, फिर क्लेम का मतलब हमने समझा कि क्लेम का मतलब होता है कि आपका जितना नुकसान हुआ है उसको एक स्टेटमेंट के जरिए बताना उस कंपनी को जिससे आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है। तो उसी स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि हम उसे वो स्टेटमेंट बना के दे सके कि भाई इतना हमारे पास जो था वो माल उस दिन था जिस दिन हमारे साथ में मिस हैपनिंग हुई। और उस मिस हैपनिंग को कवर यहाँ पे करते हैं सिर्फ लॉस बाय फायर। ठीक है, और इंश्योरेंस किसका है? स्टॉक का है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। वो स्टेटमेंट को हम बना के देंगे ताकि हम क्लेम ले सके उससे, और इसी को हम पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। उसी के हमने कुछ स्टेप देखे थे, जिसमें स्टेप नंबर 1 था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था स्टेप नंबर 1 में। 2 में हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना था। 3 के अंदर हम लोगों को सैल्वेज वैल्यू का स्टॉक निकालना था। और 4 के अंदर हम लोगों को क्या करना था साहब? लॉस की वैल्यू निकालनी थी जो फायर की वजह से हुई। और 5वें में हम लोगों को क्लेम निकालना था, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, 5वां स्टेप ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने 4 स्टेप डिस्कस कर लिए थे। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, दूसरा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द फायर, तीसरा सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू, अगर गिवन है तो वही ले लेंगे, अगर गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करेंगे। और चौथा हम लोग ये निकालेंगे कि हमें लॉस एक्चुअली में कितना हुआ। वो कैसे निकालेंगे? जो हमारा स्टेप नंबर 3 है उसमें से स्टेप नंबर 4 को माइनस करेंगे। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, स्टेप नंबर 2 में से 3 को माइनस करेंगे। 2 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, में से माइनस करेंगे सेल्वेज स्टॉक की वैल्यू। तो हम लोगों ने ये अभी तक देख लिया था। ठीक है, ये क्लास का रिकैप मैंने आपको दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन लोग जीपी रेशियो निकालेंगे। जीपी रेशियो क्यों निकालेंगे ये भी मैंने आपको समझाया था, ताकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल सके, है ना। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना ही स्टेप नंबर 2 है। तो स्टेप नंबर 1 में जीपी रेशियो निकालेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 में क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे स्टेप नंबर 1 की मदद से। फिर स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे सैल्वेज जो हो गया स्टॉक उसकी वैल्यू। फिर स्टेप नंबर 2 और 3 की मदद से स्टेप नंबर 4 करेंगे, जिसके इक्वल टू में होता है 2 माइनस 3। मतलब स्टेप 2 में जो वैल्यू आया उसमें से 3 को घटा देंगे, तो जो आएगा वो होगा हमारे पास लॉस। ठीक है, तो स्टेप 4 में लॉस निकलेगा और स्टेप 5 में क्लेम निकलेगा। समझ में आया ये सब चीजें? तो हमने 4 तक तो कर लिया था, आज 5वां स्टेप भी हम लोगों को करना है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, GG1 मैंने आपको कराया था शायद, है ना। GG1 ग्रुप ज्ञान 1 मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, बेसिक क्वेश्चन था जो। 2 मैं आपको बोल रहा था करने के लिए, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि उसमें एक एडजस्टमेंट थी, प्राइस लेवल की एडजस्टमेंट थी। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, प्राइस लेवल की एडजस्टमेंट है इसके अंदर।
तो ये मैंने आपको करने से मना कर दिया था। फिर मैंने आपको बोला कि आप होमवर्क में जीजी नंबर 4 करेंगे, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, और उसमें मैंने आपको बोला था खाली पार्ट ए करके आना है, बी पार्ट नहीं करना, क्योंकि बी पार्ट मैं कराऊंगा आपको, है ना, ये मैंने आपको बोला था। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, वो दोनों में से मैंने आपको एक करने को बोला था, एक मैंने बोला था कि एक मैं आपको कराऊंगा, है ना, यही सब बातें अपने बीच में हुई थी। तो आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, और एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा पूरा का पूरा देखेंगे चीज़ों को, स्टेप नंबर 4 तक पहले काउंट करेंगे अपना, इस पार्ट में स्टेप नंबर 4 तक है, इस पार्ट में 5वां स्टेप भी आ जाएगा पिक्चर में। तो ये क्वेश्चन GG4 हम लोग आज करेंगे, GG4 को पूरा सॉल्व करेंगे, राइट, पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें स्टेप नंबर 4 तक करेंगे, 1 2 3 4 तक करेंगे, ताकि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो सके जिसमें पूछा लॉस ऑफ स्टॉक। फिर 5वां स्टेप लगा के सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, जिसमें क्लेम पूछा हुआ है हमें कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो यहाँ पे पीछे क्लास के नोट्स हैं, ताकि मैं क्वेश्चन यही सॉल्व कर सकूँ, GG4, ठीक है। बाकी में आपको ये नोट करना रहेगा, ठीक है, ये नोट करना रहेगा, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी नोट्स में, जो भी मैं यहाँ पे हैंड रिटन लिख रहा हूँ वो सब यहीं पे रहेगा, वो सब आपको बुक के साथ नहीं मिलेगा, तो आपको उसको नोट करना है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व GG4, ठीक है। GG4, GG4 जो है बेसिक क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है देखो, मैं चीजें हाईलाइट कर दूंगा, आपको अपनी बुक के अंदर वो हाईलाइट करना है, ठीक है। देखो, एक्स लिमिटेड ने एक पॉलिसी ली है 1,60,000 रुपए की, स्टॉक की, फायर अकर हुई है 31 मार्च 2013 को। जब हमें ये पता है कि जो डेट है अगर वो साल के अंत की है तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। फॉलोइंग पर्टिकुलर अवेलेबल है, ये स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, और ये सेल भी दे रखी है, कैश इनवर्ट दे रखा है, कमीशन दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, स्टॉक सैलवेज की भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सभी कुछ इसमें गिवन है, मोस्ट ऑफ द चीजें इसमें गिवन है, जब भी तो एक बेसिक क्वेश्चन है। बस एक जो कैच है वो ये है कि ये जो जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो है, ये हमें दिया हुआ है कॉस्ट पे, और जबकि आप लोग जानते हैं कि हमें कॉस्ट पे नहीं, इसे सेल्स पे चाहिए रहता है। तो ये भी चीज डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं GG नंबर 4 के ऊपर, जो कि बेसिक क्वेश्चन है अपना, और इसमें हम लोग सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कौन कौन से होंगे, कौन कौन सा सोल्यूशन का पार्ट होगा, देखो सोल्यूशन के पार्ट में सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे, बाकी सब कुछ वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ना हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा अपना, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको गिवन है 50% ऑन कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% ऑन कॉस्ट गिवन है। अब हमको कॉस्ट पे तो चाहिए नहीं, हमको किस पे चाहिए, ये चीज हमको चाहिए सेल पे चाहिए। अच्छा, सेल पे निकालने के लिए क्या करते हैं, ये चीज आप समझ लेना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन टेबल। पहला तरीका, या तो आप कन्वर्जन टेबल याद कर लो, या तो इसको कैलकुलेट कर लो, दोनों ही तरीके मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि कॉस्ट वाले प्रॉफिट परसेंटेज से सेल्स वाले प्रॉफिट परसेंटेज पे कैसे जाते हैं। मैंने क्या बोला, कॉस्ट वाले प्रॉफिट परसेंटेज से सेल्स वाले प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर हम कैसे जाते हैं। देखो, कन्वर्जन टेबल में क्या रहेगा, सारे अमाउंट लिखे रहेंगे, मतलब परसेंटेज, उसको आपको बस रट लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में लिखूंगा, ये नोट वैसे भी करनी है आपको, ठीक है, फ्रैक्शन में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज में, ये आपको नोट करनी है टेबल, ठीक है। ये जो भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ ये आपको नोट करनी है, ये बात याद रखना, यहाँ फ्रैक्शन में, और यहाँ मैं टेबल की फॉर्म में लिख देता हूँ। अब देखो, फ्रैक्शन में अगर कुछ चीज़ सेल पे है तो उसे कॉस्ट पे कैसे करेंगे, अगर टेबल कॉस्ट, सॉरी, परसेंटेज में है,
अगर वो परसेंटेज में है तो सेल पे है तो उसे कॉस्ट पे कैसे लेंगे और वाइस वर्सा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर पाए। ठीक है, रुको एक मिनट। ठीक है सर, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक सेपरेटर भी, एक सेपरेटर और लगा लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलो जी सर, एक सेपरेटर और रह गया बस। ये गलत जगह लग गया सेपरेटर यार। चलो मैं सेपरेटर नहीं लगा रहा, मैं ऐसे ही लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हमारी हो गई कन्वर्जन टेबल और ये हो गया कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटेशन भी सिखाऊंगा और कन्वर्जन टेबल भी सिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे क्या होगा और यहाँ पे सेल प्राइस पे क्या होगा। ठीक है, अगर कॉस्ट पे बोला हुआ है 1/4, या हम लोग वो लेते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ बोला है। आप सबको ये पता होगा कि अगर मैंने 1/2 लिखा है तो इसका मतलब 50% होता है। तो अब यही चीज सेल्स के ऊपर कितनी होगी, फ्रैक्शन में भी और परसेंटेज में भी। तो फ्रैक्शन में 1/3 होगी और परसेंटेज में ये होगी 33%। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी मैं फ्रैक्शन से आगे बढ़ूंगा तो मुझे नीचे एक नंबर बढ़ा देना है। जैसे अगर कॉस्ट पे 1/3 होगा तो यहाँ पे 1/4 होगा, यहाँ पे अगर 1/4 होगा तो यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ पे 1/6 होगा तो यहाँ पे 1/7 होगा, यहाँ पे 1/8 होगा तो यहाँ पे 1/9 होगा। ये गेम है पूरा। तो 1/3 मतलब 33%। ठीक है, 25%, यहाँ पे 25% आ गया तो यहाँ पे 20% आ जाएगा, यहाँ पे 20%, तो यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 1/5 तो लिखा ही नहीं, 1/5, तो यहाँ पे आ गया 20% और यहाँ पे 1/6 तो ये होगा 16.66%। यहाँ पे आया 1/6, 16.66%। यहाँ पे 1/7, और 1/7 का फ्रैक्शन मेरे ख्याल से जहाँ थोड़ा मिस हो रहा है मेरे से, कोई बात नहीं। 1/7 का फ्रैक्शन हो गया अपना 14.28% शायद, है ना। तो आप ये चीज़ें याद भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। अब कंप्यूटेशन कैसे होती है, अगर प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 50% है, तो इसे सेल पे कैसे निकालें। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। मानते हैं ये लोग, सब लोग मेरी बात मानते हैं। अगर कॉस्ट को मैं और अच्छे शब्द में लिखूं तो आपको और याद आएगा, COGS। COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, फाइनल अकाउंट्स में सभी ने पढ़ा है। तो इस कॉस्ट की तो COGS होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कॉस्ट। अब अगर मैं इसे 100 मान लूं और आपने बोला प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर 50 है, 50% है तो 50 हो गया, तो सेल कितनी हो गई मेरी, 150 हो गई। तो अगर अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है सेल के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। तो 50 डिवाइड बाय 150, तो आप देख सकते हैं ये 33.33% आ जाएगा। देख लो, 50 डिवाइड बाय 150, तो ये आप देख सकते हो कैलकुलेटर में भी 0.3333% आ रहा है, तो 33.33% हो गया। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी यार, कन्वर्जन टेबल भी हो गई अपने पास, कंपटीशन भी हो गया। तो आपको ये दोनों चीज़ें ना नोट कर रही है, फटाफट से नोट करो इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये फ्रैक्शन आप 1/6 तक ही याद रखो, 1/6 तक ही याद रखो इसको। ठीक है, आप नोट करो इसको जल्दी से। अच्छा, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा नोट है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे इसको, ये नोट है। कन्वर्जन टेबल और कंप्यूटेशन दोनों सिखा दिया। अब मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कंप्यूटेशन का। देखो, पहला तो एग्जांपल आपने देख लिया, दूसरा देखो, अगर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट 33% है तो सेल के ऊपर कैसे निकालेंगे? सीओजीएस मेरा 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 33। तो यहाँ पे आ गया 133, तो यहाँ पे आ गया मेरा 33 डिवाइड बाय, ओहो, 33 डिवाइड बाय 133, तो ये कितना परसेंट हो गया बताओ? 33 डिवाइड बाय 133% हो गया हमारा 24.8 समथिंग आ रहा है, तो 25% हो गया, है ना जी सर, 25% हो गया। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया। तो ये क्या है, कंपटीशन के लिए अगर आपको कभी भी ऐसा कोई आ जाए, मान लो ये तो सारे नॉर्मल फ्रैक्शन है, अगर मान लो ऐसा आ गया 1/20, या ऐसा आ गया 1/25, या 1/30, जो आपको पता ना हो, बेसिकली जो फ्रैक्शन आपको आता ना हो, तो उस केस में तो आपको कंपटीशन ही करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, देख लो, कंप्यूट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने यहाँ पे किया क्या है, बेसिकली ये क्या चीज है, प्रॉफिट है, और नीचे क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट 33 था, और नीचे भी मैंने लिखा 100 प्लस 33, तो मैं इस तरीके से कॉस्ट से सेल पे आ सकता हूँ। ठीक है, कॉस्ट टू सेल परसेंटेज का फॉर्मूला ये है, आप फॉर्मूला भी नोट कर लो यार, सब चीजें आपको मैं लिखवा रहा हूँ अच्छी तरह से, एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको चीजें जो है समझा रहा हूँ। आप फटाफट इसको नोट कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। होपफुली आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से कनेक्ट करना डायरेक्टली, ठीक है, आपने किसी फ्रेंड को भी रेफर करना रहेगा लेक्चर तो ज़रूर करना, और एक बार दिल से बोला यार, चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ क्या समझ आ रही है, दिल पे आ रख के बोलो, अगर चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ क्या इतने कॉन्सेप्चुअली आपने कभी पहले ये चीज़ें सीखी हैं? आपने कन्वर्जन टेबल तो शायद पढ़ी भी हो, आपने ये सुना भी हो 50% होता है अगर कॉस्ट के ऊपर, तो सेल के ऊपर 33% होता है। मैंने जिस तरह से आपको समझाया कंपटीशन के तरीके से भी, कन्वर्जन टेबल के तरीके से भी, क्या इतनी डिटेल में चीज़ें कभी सीखी हैं आपने? एक दो जगह छोड़ के कहीं पे भी इतनी डिटेल में पढ़ाया ही नहीं जाता। इसलिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, मेरे एफर्ट अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि एक सचिन सर है जो बहुत कामली और बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में समझाते हैं, और उनके लेक्चर सही में वैल्यू फॉर मनी है। ये चीज़ें आपको किताब में भी नहीं मिलेंगी, इस इंस्टीट्यूट के मॉडल में भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जो हमारा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 50% ऑन सेल, तो अब हम जान सकते हैं 50% ऑन सेल है, सॉरी कॉस्ट है, तो सेल के ऊपर कितना परसेंट होगा बताओ? सेल के ऊपर होगा 33%। क्लियर है यहाँ तक? अब अपना सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर फायर की डेट क्या है? फायर डेट 31 मार्च 2020 है मेरे ख्याल से, 1 मिनट देख लेते हैं।
क्या डेट है फायर जिस दिन लगी है? ये तो जी हम लोग 6 पे आ गए, 4 पे अपन लोग थे। जिस दिन फायर लगी है उस दिन की डेट क्या है? 31 मार्च 2013 है। 31 मार्च 2013। ठीक है। और अपने पास स्टॉक अवेलेबल है कब का? स्टॉक एज ऑन 31/3/2000। एक सेकेंड रुको, स्टॉक कब का अवेलेबल, मैं डेट देख लूँ पहले। स्टॉक अवेलेबल है 31/12/2012 का। 31/12/2012। 31/12/2012। अब आप ये समझो कि यहाँ पे जो पीरियड है वो पीरियड क्या आएगा? ये आप लिखोगे, ये सॉल्यूशन का पार्ट है वर्किंग नोट का। ठीक है, ये आप लिखोगे हमेशा, पीरियड अफेक्टेड। शुरू शुरू में लिखना, बाकी के क्वेश्चन में ऑप्शनल हो जाएगा, बट आपकी एक बार प्रिपरेशन हो जाएगी ना इसे ऐसा करने की, तो आप ये माइंड में भी कैलकुलेट कर पाओगे। बताओ कितना महीना है? जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होगा? 1 Jan to 31 March। अभी मैं आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसलिए हर एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग रहा है, बहुत टाइम खर्च हो रहा है, बट बिलीव मी दिस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, नॉट द वेस्टेज ऑफ योर टाइम। एक बार आप ये सब चीजों में प्रो हो गए ना, तो आपको ऐसे चुटकी बजा के आएंगी ना, एकदम फिक्स कर दूंगा दिमाग में सब चीजें। ये चीजें समझ में आई कि कितने टाइम के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बहुत बार मैंने बहुत स्टूडेंट के मुंह से ये भी सुना है कि यार हम लोग जब पेपर देने जाते हैं तो दिमाग में यही ब्लैंक हो जाता है कि कितने पीरियड का हम लोग जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। तो आपको हमेशा पहले ही ये निकाल लेना है कि कितने पीरियड का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो आपने देखा फायर डेट लगी 31/3/2013 को, है ना? 31/3/2013 को लगी है। और आपका जो स्टॉक अवेलेबल है वो ईयर एंड है, लेकिन वो है दिसंबर का। तो आपको 3 महीने का जो है वो करना पड़ेगा हिसाब किताब स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे परचेज दे रखा है टू द डेट ऑफ फायर, मतलब ये अपन के काम की चीज है, फायर तक की डेट की परचेज दे रखी है, सेल भी दे रखी है फायर की डेट तक की, कैरेज इनवर्ट दे रखे है, कमीशन 2% है परचेज के ऊपर। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट है, वो सब हम लोग देख लेंगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जो कमीशन है ये वाली कमीशन 2%, क्या ये मैं ट्रेडिंग में डालूं या ना डालूं? क्योंकि ट्रेडिंग में आप सभी को पता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं। और आपने ये बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, करा होगा कि कमीशन जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। बहुत सारे फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कमीशन क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है? हमेशा आंसर इज नो। कमीशन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस व्हेन इट इज पेड ऑन परचेज। अगर डायरेक्ट चीज के ऊपर डायरेक्टली कमीशन दे रहे हो तो वो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाती है। तो रटा रटाया चीज जो होती है वो हमेशा प्रॉब्लम देती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अब कोई स्टूडेंट होगा वो कमीशन का नाम पढ़ के आगे पढ़ेगा ही नहीं कि किसके ऊपर है, अगर उसको ये रहेगा कि कमीशन जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होती, कमीशन डायरेक्ट भी होती है अगर वो डायरेक्ट नेचर की है। आपको उसका नेचर देखना है, नाम नहीं। नाम से रटोगे यार तो कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। ठीक है, देखो अब हम क्या बनाएंगे, आप मुझे बताओगे क्या बनाएंगे? सभी बच्चों को पता है क्या बनाने वाले हैं अभी हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कितने पीरियड का बनाएंगे? 3 महीने का बनाएंगे सिर्फ। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट की लाइन खींच लूँ आपके लिए। इतना बड़ा तो अपन का बनेगा ही बनेगा ये कम से कम अकाउंट। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है जी सर, एक लाइन और खींच लेते ताकि फॉर्मेट थोड़ा सही लगे। ये अपना फॉर्मेट हो गया डन। ठीक है, अभी देखो यहाँ आ जाएगा अपना पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, और यहाँ अमाउंट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं सर कि हमें स्टडी मटेरियल अभी सॉल्व करना है कि नहीं। देखो, स्टडी मटेरियल जब करना है जब मैं पूरा चैप्टर खत्म करा दूँ। ठीक है, जब मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा तो स्टडी मटेरियल के ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। फिर भी जो बचेंगे वो आप खुद भी कर लेना। ठीक है, आप एक बार खुद भी देख लेना, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। क्योंकि अभी मैं मेरे हिसाब से कराता हूँ चीज़ें, मॉड्यूल में आगे पीछे है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से दे रखी है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। फिर आता है टू परचेजेस। अभी इस लेवल पे आके मेरे को आपको फॉर्मेट बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बट आपको ये याद होना चाहिए, टू कमीशन। कमीशन क्यों आएगा वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी आपको डालना है इसमें। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसके बाद बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक अपना क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ठीक है, जिसके लिए अपन क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं। इधर आ जाएगा, दो डंडा इधर आ जाएगा। थोड़ा तिरछा हो गया यार, इसको सीधा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ओपनिंग स्टॉक अपने पास कितना था क्वेश्चन के अंदर जो हमने ऊपर देखा, वो 31/3/2000 2013 का अपन को निकालना है, और 2012 का गिवन है। तो 2012 का देख लेते कितना है। 2012 का अपन के पास है 60,000 रुपये। कितना है बताओ, 60,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये। ठीक है, आप लोग ना बुक खोल के रखेंगे साथ साथ। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक चीज़ और मिस हो गई मेरे से यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड और रह गया, कैरेज इनवर्ड भी लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना आप, कि आप कैरेज इनवर्ट को अलग से भी दिखा सकते हो और परचेज के साथ जोड़ के भी दिखा सकते हो, सेम टू सेम कमीशन के साथ है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि परचेज की वैल्यू जो है ना उसी में जोड़ दो इन दोनों को। सर ऐसा क्यों, देखो, कैरेज इनवर्ट ही हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, पहले तो ये समझ लो जो आपने बचपन से रटा है, कि कैरेज इनवर्ड ही हम लोग खाली ट्रेडिंग में लेते हैं। आउटवर्ड अगर ये होता तो इसको हम लोग नहीं लेते। ये बताया किसी ने कभी आपको कि ऐसा क्यों होता है? शायद आपको किसी ने बताया हो, शायद ना भी बताया हो। दोनों ही केसेस में एक बार मेरी बात सुन लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। कैरिज इनवर्ट जो होता है वो परचेज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, परचेज से। कि इनवर्ट का मतलब क्या होता है, आना। आपने जब माल मंगाया उसके ऊपर जो पैसे दिए माल उतारने के लिए, उसको इनवर्ट बोलते हैं। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो उसके ऊपर लगने वाला कोई भी खर्चा डायरेक्ट नेचर का ही होगा। ठीक है, इसी तरह कैरेज आउटवर्ड माल भेजने का खर्चा होता है, वो सेल से रिलेटेड होता है। और सेल इनडायरेक्टली हम लोग दिखाते हैं, अपना इसमें दिखाते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, ट्रेडिंग में सेल दिखाते हैं अपन लोग। हाँ दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड सारे खर्चे अपन P&L में दिखाते हैं, आपको पता होगा। सेल्स रिलेटेड सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट से मतलब क्या है, डायरेक्ट से मतलब है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। क्या प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड है, मतलब परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हाँ यस। अगर परचेज ही नहीं करोगे रॉ मटेरियल का तो प्रोडक्शन कैसे होगा। लेकिन सेल जो है वो अलग डिपार्टमेंट में है, उसके सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ट का बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इनवर्ट जो है 1600 रुपये ये लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग परचेज में जोड़ के भी दिखा सकते हैं। और कमीशन 2% देना है हम लोगों को परचेज के ऊपर ही। ठीक है, तो फटाफट आ जाओ इधर। तो अभी मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, अभी आप एक करके भी दिखा सकते हो, कोई इसमें लफड़ा नहीं है, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। तो कैरेज इनवर्ट तो आपका 1600 रुपये ऐसे एज इट इज आ जाएगा। परचेज आपकी कितने रुपए थी, 2,60,000 रुपये, राइट। तो 2,60,000 पे आप उसको दिख देंगे यहाँ पे। और इसका 2% निकालना पड़ेगा अभी, 2,60,000 का 2%। 2,60,000 का 2% आएगा 5,200 रुपये। ठीक है, तो कमीशन आप लिख देंगे 5,200 रुपये। 5,200 रुपये की आपकी यहाँ पे हो गई कमीशन। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल का।
और सेल का अमाउंट क्या है हमारा क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये का अमाउंट जो सेल का है 1,80,000 रुपये, अभी आपने निकाला था कि सेल के ऊपर कितना परसेंट होगा, ये 1/3, तो ये सीधा सीधा 60,000 हो गया। ठीक है, ये वर्किंग नोट में निकाला है आपने कि ये 1/3 कैसे आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको निकालने के लिए अपन को सब चीजें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ के सारी चीजें क्या जोड़नी है, 60,000, 60,000, ठीक है, 2,60,000, 1,600 और 5,200, तो ये हो गया 3,86,800 रुपये। 3,86,800 रुपये हो गया, 3,86,800 रुपये, 3,86,800 रुपये हो गया। इसमें से माइनस कर दो 180, 2,06,800 रुपये। बस इतना ही इजी आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए लगेगा। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है पार्ट वन का। जो पार्ट वन में हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर यही है। पार्ट वन में क्या पूछा था हमसे, पार्ट वन में पूछा था द टोटल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या यही आंसर है पार्ट वन का? आंसर इज नो। आप अभी एक चीज स्टेप भूल गए। सर आप भी तो भूल गए थे यार, मैं तो आपके लिए बोलता रहता हूँ, आपकी तरफ से भी बोलता रहता हूँ। तो आपको याद होगा एक स्टेप और होता है, स्टेप नंबर 3, जिसमें हम निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक। सर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन में दे तो रखा है मेरे भाई। जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो आपको आदत डाल रहा हूँ ताकि आप स्टेप ये भूल ना जाए। क्वेश्चन में जब वैल्यू नहीं देनी होगी, मतलब दे रखी होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको दे रखा है गिवन इक्वल टू कुछ 41,000 कुछ रुपए है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। ये है आपका 41,360 रुपये है, 41,360 रुपये। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 है अपना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक। अब ये कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जो कि है अपना स्टेप नंबर 2। ये कितना आया था अपना, 2,06,800 रुपये। 2,06,800 माइनस करेंगे सैलवेज वैल्यू, स्टेप नंबर 3 है ये। सैलवेज वैल्यू कितनी है, 41,000 कितने रुपए थी, 41,360 रुपये। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आप लिख लो लॉस ऑफ स्टॉक। कितना रुपए आएगा ये, 2,06,800 में से माइनस करेंगे 41,360 रुपये, 1,65,440 आ रहा है, 1,65,440 रुपये आ रहा है, 1,65,440 रुपये। ठीक है, अभी हो गया हमारा पार्ट वन खत्म। आंसर पार्ट वन का ये वाला है। टोटल लॉस उसने पूछा था, टोटल लॉस यही है हमारा, 1,65,440 रुपये है। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखने से पहले, अगला क्लेम सीखने से, मतलब क्लेम वाला कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको एक चीज मुझे बताओ, इन्होंने फायर पॉलिसी कितने की ली है, 1,60,000 रुपए की, 160, और लॉस कितने का हुआ, 1,65,440। तो आपको क्या लगता है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी होते तो आप क्या इन्हें 1,65,440 रुपये दे देते या नहीं देते? फटाफट से मुझे बताओ। जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो अपने मन में सोचें कि क्या होता, और जो लाइव जुड़े हुए हैं वो तो मुझे कमेंट करके बताएं ही। तो मैं थोड़ी सफाई भी कर लूँ यहाँ पे। तो भाई सिंपल सीधी बात है, अगर आपने 1,60,000 रुपये की पॉलिसी ली है तो मैक्सिमम लॉस कवर जो हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कवरेज कितनी हो सकती है, 1,60 हो सकती है। अगर आपने 1,60,000 रुपये का ही इंश्योरेंस लिया है तो 1,60,000 रुपये तक का ही लॉस आपका कवर हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई, यही स्टेप नंबर 5 कहता है। आ जाओ, अब स्टेप नंबर 5 में आपको सिखा दूं तो आपको एक नई चीज भी सीखने को मिल जाएगी आज। ये देखो, पहले मैं आपको नीचे की चीजें पढ़ाता हूँ।
ये देखिए क्या लिखा है, फायर इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अ क्लेम कैन नॉट बी लॉन्च्ड ओनली फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द लॉस नॉट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड वैल्यू। जितनी इंश्योर्ड वैल्यू है उससे ज्यादा का क्लेम लॉन्च नहीं कर सकते आप। इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है, 1,60,000 रुपए की, ठीक है। तो आप 1,65,000 का क्लेम लॉन्च कर सकते हो, आंसर इज नो। In dealing with the problems requiring determination of claim, the following point must be noted। ये पॉइंट आपको पहले ही पता होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ। उसने 1,60 की पॉलिसी ली थी, है ना, 1,60 की पॉलिसी ली थी, उसने ली थी 1,60 की पॉलिसी। तो अब उसको 1,65,000 समथिंग का लॉस हो गया ना, 1,65,440 का लॉस हो गया। तो आप मुझे बताओ, क्या उसे 1,60 का पूरे का क्लेम मिल जाएगा? 1,60 का पूरे का क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज नहीं मिलेगा पूरा क्लेम। ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। ये देखो, टोटल लॉस अमाउंट ऑफ क्लेम। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कुछ नई चीज। टोटल लॉस अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू एक्चुअल लॉस। अगर आपने जितनी की पॉलिसी ली है उतने का ही लॉस हुआ है, जितने की पॉलिसी ली है उतने का ही लॉस हुआ है, तो फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उतने रुपए का ही आपको क्लेम भी मिल जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में जो अभी हम लोग कर रहे थे GG4 में ही, अगर जो ये लॉस ऑफ स्टॉक 1,65,440 का हुआ है, अगर पॉलिसी पॉलिसी अमाउंट भी इतना ही होता लॉस ऑफ स्टॉक के जितना, तो क्लेम भी कितना ही हो जाता। तो इसका मतलब क्या होता कि क्लेम इक्वल टू लॉस। अगर ये होता तो इसका मतलब ये होता। पहली सिचुएशन तो ये है। सेकंड सिचुएशन क्या है जो अपने इस क्वेश्चन में लग रही है? सेकंड सिचुएशन ये है जहां पे पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन लॉस ऑफ स्टॉक। क्लियर हुई ये बात? कि जहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो ज्यादा है बट पॉलिसी का अमाउंट कम है। जैसे यहाँ पे 1,65,440 का लॉस है और पॉलिसी 1,60,000 की ले रखी है, तो ऐसे केस को बोलते हैं पार्शल लॉस। ठीक है, ऐसे केस को क्या बोलते हैं? पार्शल लॉस बोलते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पार्शल लॉस वाला पॉइंट ये है, ये रहा पार्शल लॉस, ये रहा विदाउट एवरेज क्लॉज। ठीक है, एवरेज क्लॉज के बिना, वैसे अब ये पॉइंट काट ही दो, एवरेज क्लॉज के बिना होता नहीं है। ठीक है, एवरेज क्लॉज के बिना होता नहीं है, ये पॉइंट काट ही दो आप। एवरेज क्लॉज के बिना होता नहीं है अब। बट मैं आपको फिर भी चलो ये समझा देता हूँ, जब मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है ये चीज़ तो मैं समझा भी देता हूँ। देखो, एक होता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है पहले आप ये समझो। एवरेज क्लॉज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एवरेज क्लॉज होता है, एवरी क्लॉज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द गुड्स प्रॉपर्टी वाज अंडर इंश्योर्ड। अंडर इंश्योर्ड मतलब, अंडर इंश्योर्ड मतलब अभी मैंने आपको समझाया ना, ये आप चार्ट भी समझ लो। अंडर इंश्योर्ड किसको बोलते हैं? जब पॉलिसी की वैल्यू स्टॉक की वैल्यू से कम हो, इस जहां पे एवरेज क्लॉज लगेगा। क्लॉज मतलब क्या होता है? एक इंश्योरेंस क्या होता है? एक इंश्योरेंस आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स के अंदर कुछ क्लॉजेज होते हैं, उसी में से ही एक क्लॉज होता है एवरेज। ठीक है, जो ये कहता है कि अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू जो है वो स्टॉक की वैल्यू से कम है तो वहां पे एवरेज क्लॉज का पालन करना पड़ेगा। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो कम का कराया है, तो आपको क्लेम भी क्या ही मिलेगा? कम का मिलेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 1,65,440 का लॉस हुआ है और पॉलिसी 1,60,000 रुपए की है, तो क्या 1,60,000 रुपए का क्लेम मिल जाएगा? आंसर इज नहीं, 1,60,000 का भी नहीं मिलेगा। एवरेज क्लॉज ये कहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर ही हैज नॉट टेकन सफिशिएंट इंश्योरेंस टू कवर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, इन सच अ केस द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड वुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये नहीं कि एक साथ पूरा दे दोगे, नहीं, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, सम इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी वैल्यू, इंश्योरेबल अमाउंट यहाँ पे आपका वो है जो आपका लॉस हुआ है। सॉरी, इंश्योरेबल अमाउंट में वो नहीं आएगा, ये होता है यहाँ पे आएगा लॉस ऑफ स्टॉक।
आपको ये बात मेरी क्लियर हुई या नहीं हुई समझ में, ये बताओ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा स्टॉक वैल्यू, यहाँ पे आपका क्या आएगा, पॉलिसी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगा आपका लॉस, ये तो लिखा ही लॉस ऑफ स्टॉक। तो जितने भी स्टेप आपने करे हैं अब वो सारे काम आएंगे, इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज एक परसेंटेज पे काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो आप एक बार समझिए एवरेज क्लॉज कब कब लगेगा। अब वैसे तो ज्यादातर पॉलिसी जो होती है सब में एवरेज क्लॉज का ऑप्शन रहता ही रहता है कंपलसरी, हर क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज होता है, उसी से क्वेश्चन अच्छा बनता है। ऐसा नहीं होता कि एवरेज क्लॉज ना हो। अगर आपकी अंडर वाली पॉलिसी है मतलब इस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज होगा ही होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था कि एवरेज क्लॉज ऑप्शनल था, अब नहीं है। तो अगर आपकी ओवर या फुल है मतलब आपने जो पॉलिसी ली है वो स्टॉक वैल्यू की जितनी या उससे ज्यादा है, जैसे आपने 1,80,000 का इंश्योरेंस लिया है और आपका लॉस खाली 100 रुपए का हुआ या फिर 1 लाख का हुआ, तो उसके अंदर क्लेम लॉस के बराबर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू जैसे 1,60 की है और लॉस 1,65,440 का हो गया, तो उस केस में एवरेज क्लॉज लगेगा और आपको जो क्लेम निकालना होगा वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर एवरेज क्लॉज ना लगाते तो क्या होता। ठीक है, पहले हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ये चीज लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में आके। देखो, स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट ऑफ क्लेम। मैं अभी नोट करने का मौका दूंगा, अभी नोट नहीं करना, ध्यान से समझो। ठीक है, इसमें क्या करने के, अमाउंट ऑफ क्लेम एज द इंश्योर्ड वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द लॉस, एवरेज क्लॉज शैल बी अप्लाइड। ठीक है, किसी किसी तो क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि एवरेज क्लॉज लगाना है, जैसे हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें बोला था उन्होंने कि एवरेज क्लॉज लगाना है हमें। देखो साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट में, द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ठीक है, पार्ट 2 मैं आपको करा रहा हूँ, ये स्टेप 5 है जो पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2। ठीक है, शैल बी अप्लाइड। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपटीशन दिखाओगे, कंपटीशन का फॉर्मूला क्या है देखो, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक वैल्यू। जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था आप उसको भी लिख सकते हो, और जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आप उसको भी लिख सकते हो, दोनों ही एकदम ठीक है क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है ऐसा स्पेसिफिक, इसलिए। अच्छा, आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ है ये बताओगे मुझे। सर हमें जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो हुआ है 1,65,440 रुपए का, जो आया है स्टेप नंबर 4 से हमारे पास। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिसी अमाउंट से मतलब 1,60,000 से, डिवाइड करेंगे स्टॉक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द फायर, वो कितना था बताओगे मुझे, 2,06,800 रुपये। ये हमने निकाला था स्टेप नंबर 2 से। देखो ये निकाला ना 2,06,800 रुपये, 2,06,800 रुपये। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे, स्टेप नंबर 4 और 2 मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए। अब जो अमाउंट आएगा वही क्लेम का अमाउंट होगा, 1,65,440 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000 डिवाइड बाय 2,06,800। ठीक है, तो क्लेम आएगा आपका कुछ 1,28,000 रुपये। कितना आएगा, 1,28,000। अब समझ में आया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1,60,000 रुपये का तो मिनिमम उसे मिलना चाहिए था, उसने उतने की तो पॉलिसी ली ही थी, 1,60,000 तो दिए ही थे, तो उतने को तो देते। 1,28 का क्या मतलब यहाँ पे लॉजिक है, ये तो समझा दो, मैं ये भी समझा देता हूँ आपको, लॉजिक भी समझ लो। लेकिन लॉजिक ना आपके किसी मतलब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होना चाहिए।
लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितना भी आपने परसेंटेज कवरेज लिया है, उतना ही परसेंटेज ऑफ लॉस आपका कवर होगा। मतलब आपने पॉलिसी ली 160 की, और आपका स्टॉक कितने का था? 2,08,000, 2,06,800 का। तो आपने कितने परसेंट पॉलिसी ली बताओ? आपने कितने परसेंट की पॉलिसी ली है? 1,60,000 डिवाइड बाय 2,06,800। आपने कहीं ना कहीं 77.36% तक की पॉलिसी ली है। मतलब अगर आपका स्टॉक 100 रुपये है तो आपने पॉलिसी 77 रुपये की ली है। तो जब आपको लॉस होगा, तो लॉस भी अगर 100 रुपये होगा, लॉस भी अगर 100 रुपये होगा, तो उसमें से भी 77 रुपये ही आपको पे किए जाएंगे। तो अब आपको लॉस हो गया 1,65,440 रुपये का। तो इसका 77% 36% ही आपको पे किया जाएगा एज अ क्लेम। 77.36%। तो ये आ रहा है 1,28,000 रुपये समथिंग अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने वैल्यू भी अप्रॉक्स ही ली है। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जितना परसेंटेज आपने कवर किया है, जितना कवर है, उतना ही लॉस भी कवर होगा, सिंपल। ठीक है, ये था जीजी नंबर 4 क्वेश्चन। और जीजी नंबर 4 क्वेश्चन में आपने अच्छी तरह से सब चीज़ें सीखी, और मैंने आपको ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट करा दिए। ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। अब आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ नोटिंग के लिए, आप नोट कर लो इसको। लॉजिक नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये GG4 यहाँ से स्टार्ट है, मैं यहाँ से दे रहा हूँ टाइम नोट करने के लिए। आप नोट कर लो। फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है, ये वाली एडजस्टमेंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हम लोग अगली क्लास से शुरू करेंगे, ये सारी एडजस्टमेंट। ठीक है, बस 4 क्लास इसकी हैं। अगली क्लास में एडजस्टमेंट और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 10 क्वेश्चन टोटल है, वो बाकी क्लास में हम निपटाते रहेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। ये तो आपने कर लिया था नोट। स्क्रीनशॉट ले लेना जिन बच्चों ने ये नोट नहीं किया अब। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से करो नोट। नोट करते रहो, और साथ साथ ये भी सुन लो कि यार जिन जिन बच्चों को आपने, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है जिसको ये क्लासेस परचेज करनी हो, तो उसको प्लीज़ रेफर करना। ठीक है, ताकि वो भी ये क्लासेस परचेज कर सके। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ अपना। देखो, दिल से सोचना एक बारी, क्लास कितनी कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए बस। मेरे ख्याल से आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका एक एप्रिसिएशन तो बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब पे, जिस पे मैं इस सेशन अपलोड करूँगा, द कॉमर्स कोच को। बाकी पेड क्लासेस लेने के लिए आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये कॉल के लिए नंबर है, और ये WP नंबर है। ठीक है, ये व्हाट्सएप के लिए है ना। हालांकि ये भी एक पेड बैच है आपका, बट ये एज अ डेमो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब के जो भी बच्चे इस डेमो के बाद अगर उनको क्लास पसंद आती है, खरीदना चाहते हैं, तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सैलवेज वैल्यू दी हुई थी। इसके बाद कंपटीशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, तो सिंपल है, फटाफट इसको भी नोट कर लो। स्टेप 3 को माइनस कर देना है बस। ठीक है, और ये 3 नहीं है, यहाँ पे 16,540 है। 16,000 क्या, 1,65,440 है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो थम्स अप जरूर देना यूट्यूब पे, और अपने रिव्यू जरूर देना। जो लोग इसे एज अ डेमो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग मुझे जरूर रिव्यू दे के जाना कमेंट सेक्शन में, क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, स्टेप 4 हो गया, अब स्टेप 5 और कर लो बस। स्टेप 5 और कर लो, और ये जो स्टेप 4 और मैंने स्टेप 5 लिखा है ना एक्स्ट्रा, ये अभी तो आप लिख लेना, लेकिन बाद के क्वेश्चन में मत लिखना, नीट एंड क्लीन बनाना हर चीज़। ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो बच्चे रेगुलर क्लास में हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी खत्म होने के बाद, इसका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपको कंपलसरी देना होगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा आपको। वो एक टेस्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें MCQ, फिलअप, मैचिंग, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
ये मत बोलना सर आपने एमसीक्यू नहीं करा है। एमसीक्यू उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से करे हैं। फिर भी मैं एमसीक्यू ऐसे ही पूछूंगा जो मैंने आपको कराए हुए हैं। हालांकि इस चैप्टर से एमसीक्यू ज्यादा आते नहीं है, वो प्रैक्टिकली ही आते हैं, जो ऐसे एवरेज क्लॉज हमने निकलवा लिया वैल्यू देके, तो ये सब चीजें। 5 भी हो गया। चलो अब आज का सेशन ये तक रखते हैं। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा छोटा ही मैंने रखा है ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। वैसे हालांकि 1 घंटा हमारा फिर भी कंप्लीट हो ही गया आज भी। ठीक है, अब आपका होमवर्क आज का यही कि एवरेज क्लॉज अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना एवरेज क्लॉज कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता। और ये रिवाइज करने के लिए जो चार्ट है वो यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, वो रिवाइज कर लेना आप अच्छे से, स्टेप नंबर 5 में ये। और ये सब चीज़ें एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना अच्छे से। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ही किया है, बाकी क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है अपने पास। तो वो भी हम लोगों को करने, कल मैं एडजस्टमेंट जब करा दूंगा तो काफ़ी क्वेश्चन एडजस्टमेंट के बाद सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हाई लेवल होते हैं। ये वाले तो बेबी क्वेश्चन थे, इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।